Hi students, today I welcome you in the second part of the video on electric current and its chemical effects. In the first part we have discussed many topics and I think you have understood. Now today we will start with conversion of chemical energy into electrical energy. कैसे हम chemical energy को electrical energy में convert करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारी टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी, ये हम सबको पता है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि केमिकल एनर्जी, जैसे केमिकल एनर्जी की एक फॉर्म है, उस फॉर्म से इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दूसरी फॉर्म है, वो हम कैसे चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पा सकते हैं। तो इन द ईयर 1790 एलेसेंड्रो वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट सबसे पहले ये करके दिखाया कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जा सकती है। और बाद में इस सेटअप का नाम पड़ा वोल्टाइक सेल, और ये सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट बनाने वाली डिवाइस कहा जाता है। तो इसमें वोल्टा ने किस तरह से बनाया, वोल्टाइक सेल क्वेश्चन आता है, डिफाइन वोल्टाइक सेल या डिस्क्राइब वोल्टाइक सेल, जिसमें हमें ये डायग्राम बनाना होगा। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक बीकर लिया और बीकर में ये येलो कलर की एक सॉल्यूशन डाली गई है, और इस बीकर में दो रॉड डाली गई है, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की, लेकिन ये सिर्फ कलर की गई है, ऐसी कलर एक्चुअल होता नहीं है। तो ये बीकर जो ली गई है, इस बीकर, ये ग्लास की बीकर है, इस बीकर में ये येलो कलर की जो सॉल्यूशन है वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ली गई है, और इसमें जो ब्लू कलर की जो रॉड दिखाई गई है, इट इज़ ए जिंक रॉड, और ये रेडिश कलर का जो है वो है एक कॉपर रॉड। तो एक कॉपर रॉड और जिंक रॉड को जब वोल्टा ने एक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की सॉल्यूशन में डाल दिए, फिर उस दोनों रॉड के जो एंड्स बाहर की ओर निकले हुए हैं, उस दोनों के साथ तार कनेक्ट करके उसमें एक बल्ब लगा दिए। तो उसने पाया कि बल्ब जो है वो जलने लगी। बल्ब जलने का मतलब है कि करंट जा रही है। अब करंट यहाँ से कहाँ से आ रही है, तो करंट यहाँ इस बीकर से आ रही है। तो उसने कहा कि जब हमने एक बीकर के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला और उसमें ये जिंक और कॉपर का रॉड डाला, तो इसमें एक रिएक्शन हुई, और इस रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिक करंट बनी। तो हमने यहाँ पर एसिड लिया, यानी वो एक केमिकल है, तो केमिकल एनर्जी से यहाँ बना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इस बल्ब के थ्रू फ्लो हो रही है, जिससे बल्ब जल रही है। तो ये डिवाइस सबसे पहले वोल्टा ने बनाया, और इसको वोल्टाइक सेल के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकती है कि वोल्टाइक सेल का एक डायग्राम बनाना है, और उसमें किस तरह से करंट वोल्टा ने बनाया उसे हमें बताना है। तो इसमें हमें कहना है कि इन वोल्टाइक सेल वोल्टा टुक ए ग्लास बीकर, एंड इन दिस बीकर ही टुक dilute sulfuric acid, and then one zinc rod and one copper rod was immersed inside the solution, and their outer parts of the rods were connected with a bulb through connecting wire. Then it was found that the bulb glows. So this is the setup of voltaic cell. Okay. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
केमिकल इफेक्ट्स क्या होता है। यह कह रहा है कि वी नाउ रियलाइज दैट केमिकल चेंजेस इन ए लिक्विड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ पर जैसे ही एक केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिक करंट बना। तो इस केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस, जिसको हम केमिकल इफेक्ट कह रहे हैं, इज द, अब यहाँ कह रहा है कि नाउ रियलाइज दैट केमिकल चेंजेस इन ए लिक्विड कैन प्रोड्यूस। यहाँ पर क्या हो रहा था कि केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी केमिकल चेंज हुआ, जिससे इलेक्ट्रिक करंट बना। अब साइंटिस्ट ये सोचे क्या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है क्या, रिवर्स। रिवर्स का मतलब इज़ द रिवर्स पॉसिबल। यहाँ हमने केमिकल चेंज करके इलेक्ट्रिक करंट बनाया, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्या इसका रिवर्स किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की मदद से कोई केमिकल चेंज किया जा सकता है। कैन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए लिक्विड रिजल्ट्स इन ए केमिकल चेंज। क्या इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी सॉल्यूशन से, केमिकल सॉल्यूशन से हम भेजें, तो क्या उसमें कोई केमिकल चेंज हो सकता है। तो माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट सबसे पहले बार ये करके दिखाया कि ये पॉसिबल है, यानी इलेक्ट्रिक करंट हम किसी केमिकल सॉल्यूशन में भेजकर उसमें केमिकल चेंज कर सकते हैं। माइकल फैराडे, ए वेल नोन ब्रिटिश एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, began his experiments on the passage of electricity through liquids in 1834. 1834 में माइकल फैराडे इलेक्ट्रिक करंट को एक केमिकल सॉल्यूशन के अंदर भेजा, एंड ही ऑब्जर्व्ड इंटरेस्टिंग केमिकल चेंजेस, और जिसको उसने कहा इफेक्ट्स टेकिंग प्लेस। और उसने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट भेजने के बाद उस सॉल्यूशन में कुछ केमिकल चेंजेस, यानी जिसको उसने इफेक्ट्स कहा, वो दिखाई देती है। दिस रिजल्टिंग इफेक्ट्स आर नोन एज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। और इलेक्ट्रिक करंट किसी केमिकल सॉल्यूशन से जब भेजी जाती है, तो जो केमिकल इफेक्ट हमें दिखाई देता है, उसे जो केमिकल चेंजेस हमें दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। फैराडे कॉल्ड द फेनोमेनन रिजल्टिंग फ्रॉम पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। और फैराडे इस केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का एक नाम भी दिया। क्या नाम उसने दिया कि उसने कहा कि जब इलेक्ट्रिक करंट को हम किसी इलेक्ट्रोलाइट पहले हम लोग पढ़े कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो कर सकते हैं, तो फैराडे ने कहा जब इलेक्ट्रिक करंट को हम किसी इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो करते हैं, तो उसमें जो भी केमिकल चेंज होता है, उस फेनोमेना को उसने नाम दिया इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस इज़ बिकॉज इट कॉजेज केमिकल चेंजेस विद इन द इलेक्ट्रोलाइट। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट में जब करंट फ्लो की जाए, तो उसमें जो केमिकल चेंज होती है उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहा गया बाय फैराडे। ओके, अब यहाँ डू यू नो में क्या लिख रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a pure metallic conductor, whether solid or liquid, there is no chemical effect. अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को एक सॉलिड या लिक्विड कंडक्टर से फ्लो करते हैं, तो उसमें कोई केमिकल इफेक्ट तो नहीं होती है, सिर्फ करंट पास होती है। दैट इज़ देयर इज़ नो चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द कंडक्टर, देयर इज़ ओनली यूजुअल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब एक तार से करंट हम फ्लो करते हैं या किसी लिक्विड से करंट फ्लो करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मटेरियल, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड, वो थोड़ी सी गर्म होती है, लेकिन कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता, कोई केमिकल रिएक्शन उसमें नहीं होती है। अब इसके बाद एक्टिविटी की गई। एक्टिविटी करके हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है। इस एक्टिविटी 3 में क्या दिखाई गई? टू डेमोन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर।
ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे की जाती है। तो इसी को भी पहले फैराडे ने किया था। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके उसने दिखाया था कि वाटर के अंदर से जब हम करंट भेजते हैं तो उसमें एक रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन के दौरान वाटर, हम जानते हैं वाटर की फार्मूला है H2O, यानी वाटर बनी है दो गैसों से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रोलाइसिस होने से क्या होता है कि जैसे ही करंट वाटर से फ्लो करती है तो वो केमिकल रिएक्शन करती है जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वो अलग कर देती है। वो हम लोग यहाँ देखेंगे। इसके लिए हमें मटेरियल्स क्या चाहिए, हमें एक बैटरी चाहिए कम से कम 9 वोल्ट का, 2 ग्रेफाइट पेंसिल। करंट भेजने के लिए हम 2 पेंसिल यूज़ करेंगे। पेंसिल में पता होना चाहिए कि पेंसिल की जो लीड होती है वो कंडक्टर होता है, वो ग्रेफाइट से बनी होती है, एंड ग्रेफाइट इज़ ए कंडक्टर। तो हम 2 पेंसिल लेंगे, एक बीकर लेंगे, टैप वाटर लेंगे, मतलब नल का पानी, कनेक्टिंग वायर एंड टेप, जोड़ने के लिए तार लेंगे, टेप लेंगे। अब क्या करेंगे हम, प्रोसीड्योर में क्या बताया, क्या करना, क्या हमें शार्पेन बोथ एंड्स ऑफ द पेंसिल। दोनों पेंसिल के दोनों एंड को हमने शार्प कर लिया। यहाँ दिखाई गई है, लिखते समय हम एक एंड करते हैं लेकिन दोनों एंड को शार्प करेंगे। अब एक यहाँ पर पेपर का, कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिए, बीकर के ऊपर जैसे ढक सके हम, और उसमें 2 छोटा होल बनाकर पेंसिल को उसमें से डाल दिए ताकि पेंसिल सीधा खड़ा रह सके। अब पेंसिल को हम एक एक एंड को डुबो दिए और इस टैप वाटर में डुबो दिए। अब क्या करेंगे, जो हिस्सा निकला हुआ है उससे 2 तार कनेक्ट करेंगे अलग अलग, और एक को बैटरी के पॉजिटिव से, एक को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे। अब टैप वाटर ऐसे तो कंडक्टर होता है लेकिन पुअर कंडक्टर होता है। अगर हम उसको अच्छी कंडक्टर बनाना चाहें तो इसमें हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के 2-3 ड्रॉप्स इसमें मिला देंगे। एसिड मिलाते ही ये कंडक्टर बहुत अच्छी बन जाएगी, है ना, गुड कंडक्टर बन जाएगी। अब हम जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बबल्स बनना शुरू होगा, बुलबुला बनना शुरू होगा। दोनों पेंसिल के पास बबल्स बनना शुरू होगा। बबल्स बनने का मतलब ही है कि पानी के अंदर कोई गैस बन रही है। अब कौन सी गैस बन रही है, तो हमें पता है कि वाटर की फार्मूला है हाइड्रोजन H2O। H2O का मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर वाटर बना है। अब इसमें दोनों में से एक में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मतलब पानी में से हाइड्रोजन गैस निकल कर अलग हो रही है, एक में ऑक्सीजन निकल रही है। अब हम लोग जानेंगे कि दोनों में से किस पे हाइड्रोजन निकल रही है और किस में ऑक्सीजन निकल रही है। अब ये जो 2 ग्रेफाइट का पेंसिल हमने डाला है, जिसके मदद से हम करंट भेज रहे हैं, एक को बैटरी की पॉजिटिव से जोड़े हैं, एक को बैटरी की नेगेटिव से जोड़े हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं हम एनोड और एक को कहते हैं हम कैथोड। एनोड किसे कहते हैं, जो बैटरी की पॉजिटिव से जुटी है, तो दिस इज़ एनोड, और जो बैटरी की नेगेटिव से कनेक्टेड है उसे कहते हैं हम कैथोड। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एक सॉल्यूशन लेंगे जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, और उस सॉल्यूशन में हम 2 मेटल का तार ले सकते हैं, मेटल का प्लेट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने पेंसिल ली है तो उसे हम इलेक्ट्रोड कहेंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी एक को बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, एक को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ लिख रहा है कि स्मॉल गैस बबल्स आर सीन टू बी गेटिंग फॉर्म्ड नियर द इलेक्ट्रोड्स। हम लोग देखेंगे जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करके हम छोड़ देंगे, थोड़ी देर के बाद उस पेंसिल का एंड जो डूबा हुआ पानी में, वहाँ पर बबल्स बनना शुरू होगा। कैन वी कॉल दिस चेंज टेकिंग प्लेस इन द टैप वाटर? क्या हम कह सकते हैं कि टैप वाटर में कोई चेंज हो रही है? तो यस, चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जा रही है तो वो पानी के अंदर जो वाटर है, उस वाटर को एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रेक कर रही है, ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दे रही है। ओके, तो दिस इज ए केमिकल चेंज।
It was a British chemist, William Nicholson, who had shown that if electrodes were immersed in water and steady current was passed through bubbles of oxygen and hydrogens are produced. निकोलसन नाम के विलियम निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ये प्रूफ किए थे कि ये जो बबल्स बन रहे हैं वो एक पेंसिल के पास हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं और एक के पास ऑक्सीजन गैस के बबल्स बन रहे हैं। अब किसके पास ऑक्सीजन किसके पास हाइड्रोजन बनेगा, इससे क्वेश्चन भी आता है। द ऑक्सीजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कॉल्ड एनोड। एनोड कौन है, जो बैटरी की पॉजिटिव से जुड़ा है, और वहाँ कौन सी गैस निकल रही है, वहाँ ऑक्सीजन निकल रही है, कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एंड हाइड्रोजन बबल्स कहाँ बन रही है, हाइड्रोजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड कॉल्ड कैथोड। कैथोड कौन है, विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब समझ में आ गई बात कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो एक सॉल्यूशन चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, और उसमें दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए, एक बैटरी की पॉजिटिव से जुड़ा होगा, एक नेगेटिव से जुड़ा होगा, और जो केमिकल चेंज होगा, मतलब अगर पानी का हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस तो वाटर टूटकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाएगा। ऑक्सीजन कहाँ बनेगी, तो एनोड पर यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, और हाइड्रोजन कहाँ बनेगी, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर बनेगी। वी दस कंक्लूड दैट द passage of an electric current through an ionic solution can cause chemical changes। तो ये केमिकल चेंज हो रही है, जैसे ही हम करंट भेज रहे हैं वाटर के थ्रू तो ये केमिकल चेंज हो रही है। द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। अब ये पानी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, हमने इलेक्ट्रोड्स कैसे लिए हैं, किस तरह के इलेक्ट्रोड लिए उस पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो सॉल्यूशन का नेचर कैसा है और कंसंट्रेशन कैसी। कंसंट्रेशन मतलब उसमें गाढ़ा ज़्यादा है या फीका ज़्यादा है, डाइल्यूट ज़्यादा है। जितनी गाढ़ा होगा उसमें आयंस उतने ज़्यादा होंगे और रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। अब जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कुछ चीज़ों को होते हुए हम देखते हैं। सम ऑफ द प्रोमिनेंट इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स एंड विद इन सॉल्यूशन आर। सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चेंज होता है, इलेक्ट्रोड्स पर कौन सा चेंज हमें दिखता है, तो ये सभी चेंजेस हमें दिखने को मिल सकता है। पहला, मेटल्स में गेट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड सरफेस। इलेक्ट्रोड के सरफेस पर कोई मेटल डिपॉजिट होते हुए हम देख सकते हैं। सभी में होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी इलेक्ट्रोलाइसिस में हो सकता है। सेकेंड, गैसियस बबल्स में गेट फॉर्म। गैस के बबल्स बन सकते हैं, वो तो अभी हम लोगों ने देखा कि गैस के बबल्स बनते हैं। थर्ड, चेंजेस ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन में ऑकर। हो सकता है जो बीकर में हमने सॉल्यूशन ली है उसकी पहले कुछ कलर थी, अब कलर चेंज हो गई इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, तो इनमें से कोई भी इफेक्ट हमें दिख सकता है। ठीक है, अब आज के वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके बाद इसकी जो थर्ड पार्ट होगी उसमें हम लोग इस इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन जानेंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।